होने जा रही है। उससे पहले कर्नाटक की तस्वीर कैसे होने जा रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी 2 दिन रहे। अभी कहा जा रहा है कि धुआंधार यात्राएं कर्नाटक की राहुल गांधी करने वाले हैं, प्रियंका करने वाली हैं, सोनिया गांधी भी करने वाली हैं, सुनने में आ रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो वहां से आते ही हैं। तो कर्नाटक बहुत मजबूती के साथ इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी खेमे में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के कद्दावर नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वो आज बीजेपी कांग्रेस में आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है कर्नाटक में। लेकिन क्या कर्नाटक के चुनाव पर जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो प्रभाव डालेगा, या चाहे जो सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू सबसे पहले देशबंधु डीवी लाइव को इंटरव्यू दिया और उसके बाद कई अलग अलग दूसरे चैनलों को भी दिया, तो क्या वो मसला भी कर्नाटक तक जाएगा, या ये मामले जो हैं ये धीरे से फिर 2024 को भी प्रभावित करेंगे। जरा इन सब बातों पर मैं चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी किस रूप में, चूंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जो कुछ है, पूरे प्रदेश में 144 धारा लागू है, जो कुछ हुआ अभी पिछले 2 दिन पहले, उसका क्या रिफ्लेक्शन हम देखेंगे, उसका कोई प्रभाव वहां पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है कर्नाटक में। और क्या ऐसे मामले जिसमें एक बहुत ही मजबूत सरकार का दावा, बहुत ही अपराध मुक्त सरकार का दावा, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, ये जो दावे होते हैं उससे इतर अगर आज पूरी दुनिया में टेलीविजनों में अखबारों में अगर उत्तर प्रदेश प्रयागराज छाया हुआ है तो हमारा सीना जो है वो गर्व से 56 इंच का नहीं हो रहा है, सिर जो है वो शर्म से झुक रहा है। इसलिए बात समझना यहाँ ज़रूरी है आपके ज़रिए कि जो कुछ चल रहा है चुनावी राजनीति के लिए कहाँ तक उचित है, और अगर ऐसा है तो 2024 की तस्वीर कुछ और हम देखेंगे। आज हम कह रहे हैं कि 2024 की तस्वीर के साथ साथ ये ओबीसी का मुद्दा राहुल गांधी ले आए और भी कई मुद्दों पे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, यही तस्वीर होगी या कुछ और होगा? जरा आप बताइए, लखनऊ बैठे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं आप। देखिए राजीव जी, आप कह रहे हैं कि शर्म से हमारा सिर झुकता है, लेकिन इसकी परवाह किसको है? इस पे उनका क्या शर्म से सिर झुकेगा? पुलवामा की घटना पर जो सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं, वो शूटिंग में व्यस्त थे और उनको चुप रहने के लिए कह दिया गया। चीन के सैनिक जब घुसपैठ कर रहे थे और वहां पे भी हमारे कई सैनिक शहीद हुए, लहूलुहान किया गया, उनको मारा गया, उसके बाद भी वो शर्म से सिर नहीं झुका। और इस देश में खुलेआम दंगे हो रहे हैं। एक आपका मुजफ्फरनगर में हुआ, उसके बाद दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में उस वक्त हुआ जब ट्रंप यहां मौजूद थे, तब भी शर्म से सिर नहीं झुका। तो ये उस तरफ सोचने वाले लोग हैं ही नहीं। रही बात इसकी कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये जो दहशत कायम हुई है उसने चिंता में डाल दिया है बीजेपी के सपोर्टर्स को भी। मैंने आज 2-3 लोगों से बात की जो कैडर है बीजेपी का, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने चिंता जाहिर की है इस पर कि ये तो नहीं होना चाहिए था, उनका ये कहने का मतलब था। लेकिन असल जो खेल है, मैं उत्तर प्रदेश पर ही केंद्रित रहता हूं। ये जो जातीय जनगणना का मसला है, बीजेपी को कई डर है इसमें। एक डर तो यह है कि जो सांप्रदायिक राजनीति करती है जिस तरह से वो पार्टी, वो नैरेटिव इनका ध्वस्त होगा और ये राजनीति जातीय गोलबंदी की होने लगेगी, सामाजिक न्याय की होने लगेगी। तो एक तो वहां से डर है। दूसरा, उत्तर प्रदेश और बिहार जो सामाजिक राजनीति के गढ़ रहे हैं, और यहां पर कुल मिलाकर के 120 सीटें आती। पिछले लोकसभा चुनाव में 120 में से आपका 84 सीट बीजेपी के पास थी। बिहार में 22, उत्तर प्रदेश में 62, और उत्तर प्रदेश में 2 और उनके साथ उनके सहयोगियों की थी। तो ये जो आंकड़ा है वो बीजेपी के लिए बहुत मजबूती प्रदान करता है। जातीय जनगणना की जो मांग है और उस सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो बीजेपी को खोखला बनाएगी, और यहां पर हारने का मतलब है कि आगे फिर बीजेपी के पास कहां क्या है।
नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी आज मजबूत लगती है तो कितनी सीटें हैं? कर्नाटक लगभग उनके हाथ से जा रहा है और आने वाले 3 राज्यों के चुनाव भी मुझे लगता है कि वो भाजपा के लिए अच्छे नहीं साबित होंगे जो स्थितियां हैं। और जातीय जनगणना के आंकड़ों के जरिए जो सामने आएगा वो स्पष्ट नतीजे क्या है। 7 लाख नौकरियां करीब केंद्रीय उसमें है, उसमें से ओबीसी की नौकरियां कितनी है वो देख लें। तो सॉरी 13 कुछ लाख है, उसमें से ओबीसी के पास कितनी। तो ये जो आंकड़े जब आने वाले वक्त में अगर खुलेंगे, और इसीलिए भाजपा उससे डरी हुई है कि ये सामने नहीं लाना है कि आप ओबीसी के नाम पर चुनाव जीत करके लाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या और दूसरे राज्य हो, लेकिन ओबीसी के साथ न्याय तो नहीं किया। एमबीबीएस में आरक्षण जो किया वो भी स्टालिन और सोनिया गांधी के पत्र, उस दबाव के बाद। तो मोदी की जो राजनीति है वो एक्सपोज होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्म की राजनीति से निकल जाति की राजनीति अगर होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल नहीं हो सकती। इसीलिए वो डर रहे हैं। और राहुल गांधी ये कहना, डंके की चोट पर कहना कि हमने आंकड़े सृजित किए थे और इस सरकार ने नुमाया नहीं किए और हम आएंगे तो ये करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के उस सांप्रदायिक राजनीति में एक तरह से सेंध लगाती है, उसको छेद करती है। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल में डालने वाला सवाल है राहुल गांधी का। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जो राहुल गांधी इतना स्पष्ट बोल गए हैं तो यूपी और बिहार के जो राजनीतिक दल हैं, चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है।